हेलो गाइस, नमस्कार। मैं एस के गुप्ता आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। विषय हिंदी का एक कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर एकदम आसान भाषा मैंने दिया हुआ है। बस आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कक्षा 10 में हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के एसीएस गुरु सर्च करें। टेलीग्राम में जाकर एसीएस गुरु सर्च करें, वहाँ से जुड़ जाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हुए हैं, और जितने भी प्रश्न उत्तर आपके किताब में दिए हुए हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो देख रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग यहाँ से 1 नंबर से लेकर 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन है आज का। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। इसका 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। अगर आप लोग को समझ में आ चुका हो बूढ़ा कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेखक के दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। ये था 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें का, मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। ये है 12 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता क्या बताता है, किस प्रकार प्रतिपादित करता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 9 नंबर से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 9 नंबर से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बस आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और नोट करते चलिएगा, ताकि आपको फिर दोबारा लफड़ा ना हो। एकदम आसान भाषा में बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखते हैं आपका आंसर क्या होगा 9 नंबर का। 9 नंबर में होगा, लेखक ने संस्कृति की विशेषता बताने के प्रसंग में कहा है कि हम भारतीय अपने पुराने संस्कार और संस्कृति के कारण अपने आप पर लगाए हुए बंधन को नहीं छोड़ सकते, परंतु हमेशा पुराने मोह को ढो भी नहीं सकते। जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहती है, वह कभी मानव का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि मनुष्य यह जानता है कि जो चीज़ गलत है या जो छोड़ देने के योग्य है उसे छोड़ देने में ही भलाई है और उसे छोड़ सकता है। चलिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, लेखक यहाँ बहुत अच्छी बात बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। और क्या समझाना चाह रहे हैं समझिएगा। वो कह रहे हैं कि बात सही है कि हम भारतीयों के ऊपर, हम मनुष्यों के ऊपर एक बंधन है। जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें, स्व का बंधन है, अर्थात हम लोग अपने आप के बस में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप के बस में नहीं रहता उससे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। तो मनुष्य अपने आप के बस में रहना चाहता है और वो अपने पुराने सभ्यता और संस्कृति को छोड़ना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन एक और बात है कि मनुष्य समझदार हो चुका है, अब वह भली भांति जानता है कि जो चीज़ मेरे योग्य है उसको अपनाना है, अब जो चीज़ में गलत है या जिस चीज़ में बुराई है उसको मनुष्य ढो नहीं सकता। लेकिन बंदरियों का एक खूबी होता है, आप लोग जानते होंगे, बंदरियों का एक गुण होता है। आप लोग जान लें कि जब बंदरिया कोई बच्चा मरता है तो बंदरिया उस बच्चे को इतना प्यार करती है कि उसको छोड़ती नहीं है, उसको अपने पेट से दबाए रहती है, अपने गोद से दबाए रहती है। अब आप लोग कहते होंगे सर उसका बच्चा गायब कैसे होता है, तो बता दें कि कभी बंदरिया अपने बच्चे को कहीं रख के जाती है या फिर पेड़ से कभी कहीं अनजाने में गिर जाता है तो भी उसका बच्चा खो जाता है, वरना बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ती जल्दी नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अब समझ चुका है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो अच्छा है उसको मनुष्य अपनाता है और जो बुरा है उसको मनुष्य छोड़ देता है। इस तरह हम लोग देखें 9 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताता है कि हमें अपने आप के अनुशासन
अपने आप को अनुशासन के बंधन में रखना चाहिए तथा कभी भी अपने ऊपर दूसरों को या अपने ज्ञानेंद्रियों तक को हावी नहीं होने देना चाहिए। इसका मतलब समझिए आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है कि हम लोगों को कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए किसी का बंधन ना हो। हमको हमेशा अपने आप के बंधन में रहना चाहिए, हमको हमेशा अपने आप के बंधन में रहना चाहिए, हमको अनुशासन में रहना चाहिए। हमको यहाँ तक कि दूसरी बातों हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई मनुष्य अपने आप से बाहर हो जाता है तो हमेशा गलतियाँ कर बैठता है। जब कोई मनुष्य किसी के वश में आ जाता है तो गलतियाँ कर बैठता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम लोग को अपने आप के वश में रहना चाहिए और यहाँ तक कि अपने ज्ञानेंद्रियों तक को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए, अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों के वश में भी नहीं होना चाहिए। इस तरह हम देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए कि बूढ़ा कौन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर में कहा गया है कि निबंध में लेखक ने उस बूढ़े की बात का जिक्र किया है जिसने कहा था, अब कौन सा बूढ़ा था आप लोग समझिए, कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। कौन सा बूढ़ा कहा था कि बाहर मत देखो, भीतर की ओर देखो। हिंसा मतलब, हिंसा का मतलब होगा आप समझते हैं मारकाट। मिथ्या मतलब झूठ, क्रोध और द्वेष जलन इत्यादि को दूर कर दो। अब किसने कहा था कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, क्रोध ना करो, द्वेष ना करो, इन सब से दूर रहो। तो इन सब से दूर रहो तो क्या करो, सुनिए। सत्य का पालन करो, अहिंसा करो, आत्मा के संतोष को बढ़ावा दो, प्रेम करो आदि पर बल दो। किसने कहा था। फिर कहते हैं इसकी बात सोचो, लेकिन लोगों को उस बूढ़े की बात समझ में नहीं आई। आप लोगों को पता होगा कि वो कहते रह गए अहिंसा के मार्ग को अपनाओ, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, लेकिन लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई और नतीजा आप लोग जानते ही हैं कि उन लोगों ने उनकी बात को नहीं समझी और उसी को गोली मार दी। पता हो कि जो लोग अहिंसा के बारे में कह रहे थे उन्हीं को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेखक की दृष्टि में उस बूढ़े की बात सार्थक थी। सार्थक का मतलब अर्थ उनका सही था, लेकिन वह चाह कर भी मनुष्य की पशुता को रोक नहीं पाए, चाह कर भी मनुष्य की पशुता को रोक नहीं पाए, जिसके कारण आज खुद यह मानव अपने ही विनाश के कगार पर खड़ा है। चलिए तो इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन आपका। मैंने भरसक प्रयास किया है कि आप लोग को समझाते चलें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बूढ़ा किसे कहा गया, आप लोग कमेंट करना है, कहिएगा तो हम बता देंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति भारत में था जो कहता था कि हे मानव, तुम झूठ मत बोलो, लड़ाई न करो, झगड़ा न करो, मारकाट मत करो, क्रोध किसी से न करो, द्वेष न करो मतलब किसी घृणा मत करो। और वो बार बार अपने मरने के समय तक लोगों को समझाता रहा इन सब बातों को, क्योंकि सब बुराइयां हैं और बुराई को छोड़ दो। लेकिन मानव में आज भी पशुओं के गुण मौजूद हैं, अतः मानव ने उस बूढ़े की बातों को समझा नहीं। क्योंकि बूढ़ा कह रहा था कि अहिंसा करो मतलब मारकाट मत करो, सत्य बोलो, सही मार्ग पे चलो, आत्मा के संतोष के लिए काम करो, अच्छे कर्मों को पूरा करो। और लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई और लोगों ने क्या किया, उसी बूढ़े को गोली मार दी। अर्थात जो अहिंसा के लिए बोलते रहे उन्हीं को हिंसा का शिकार बना दिया गया। यही मनुष्य की पशुता की निशानी है। और इसी कारण से आज मनुष्य खुद ही अपने विनाश के कगार पर खड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि आज ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं, यहाँ तक कि परमाणु बम के बारे में अपने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा कि कैसे वहाँ पे एक बार परमाणु बम गिराया गया तो वहाँ लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में एक ऐसी आशा जगती है। ठीक है, तो कैसी आशा जगती है इसके बारे में सुनेंगे हम लोग। यहाँ पे होगा कैसी आशा जगती है। तो चलिए समझते हैं हम लोग इसको पहले कि आंसर क्या कह रहा है और फिर हम इसको समझेंगे भी। मनुष्य के पशु की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि पहले मनुष्य पशु के समान था, बंदरों के समान था।
तो बंदर के पास तो आज भी पूँछ है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के पास पूँछ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी जो नीचे की तरफ निकली हुई है वहीं पे पूँछ हुआ करता था। अर्थात आज भी मनुष्यों में पूँछ के गुण दिखाई दे रहे हैं। भले पूँछ नहीं है तो क्या हुआ, वहीं कह रहे हैं कि मनुष्यों में पूँछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जगती है। प्राणी शास्त्री का मतलब है प्राणियों का ज्ञान रखने वाला शास्त्री, प्राणियों के बारे में समझने वाला, जानने वाला। तो इससे लेखक के मन में यह आशा जगती है कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मनुष्य के नाखून के साथ साथ उसकी मरने और मारने वाली पशुता भी खत्म हो जाएगी। उस दिन यह मनुष्य प्रेम करने लगेगा और तब यह पृथ्वी भी स्वर्ग के समान हो जाएगी। चलिए हम इसको समझ लेते हैं यह क्या कहता है। ठीक है, यह क्या कहता है कि समझने में आसान इसलिए होगा कि अगर आप लोग याद नहीं भी करें तो आप लोग समझ करके इसके आंसर को आसानी से दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब लेखक को लगा कि प्राणी शास्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं, लेखक ने सुना कि प्राणी शास्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं कि मनुष्य के नाखून जो हैं एक दिन झड़ जाएंगे उसके पूँछ के तरह, तो लेखक को लगता है कि जैसे मनुष्य के पहले बंदर होने के गुण मिलते हैं लेकिन उनका पूँछ झड़ चुका है, तो जिस दिन मनुष्य का नाखून भी झड़ जाएगा उस दिन मनुष्य के पास कोई पशु होने का चिन्हासी नहीं रहेगा, क्योंकि पूँछ खत्म हो चुका है। तब मनुष्य में पूँछ के गुण खत्म हो चुके हैं। नाखून खत्म हो जाएगा तो नाखून के गुण खत्म हो जाएंगे, और नाखून आज भी पशुता का निशानी है। अर्थात जिस दिन नाखून खत्म हो जाएगा उस दिन मनुष्य में पशु के गुण खत्म हो जाएंगे। वो मार काट खत्म कर देगा, मिलकर रहने लगेगा, भाईचारा से रहेगा, उस दिन दुश्मनी खत्म हो जाएगी और सभी जीव प्रेम से रहने लगेंगे। उस समय हमारी यह पृथ्वी उस प्रेम से सराबोर हो जाएगी और स्वर्ग के समान हो जाएगी। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता मतलब अंतर इस प्रकार प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य आज मारण मतलब मारने वाला, अर्थात मारने वाला यंत्रों के संचयन, मारने वाला यंत्र आप समझते हैं कि जिससे लड़ाई होती है, उसका संचयन कर रहा था, उसको बढ़ा रहा है, पर अन्य अस्त्र शस्त्रों के संचयन पर बल दे रहा है। बढ़ा रहा है पर नहीं रहेगा, एवं अन्य अस्त्र शस्त्रों के संचयन पर बल दे रहा है। वह आडंबर युक्त सफलता को पाना चाहता है, जबकि सफलता उसे पशुत्व अर्थात हिंसा के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ कहने का मतलब समझिए आप लोग कि कहना क्या चाह रहा है। जबकि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम, मैत्री एवं त्याग में है तथा दूसरे के लिए प्रेम के साथ जीने में है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज मनुष्य सफलता पाना चाहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य आज हर देश अपने अपने परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है, लड़ाई करने वाले यंत्रों को बढ़ा रहा है, और इस पर वो अपने आप को, जैसे कि आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध की कहानी क्या हुई थी, इस पर अपने आप को सफल मान रहा है। जबकि उसे जानना चाहिए कि आज वह जो अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहा है, वह अस्त्र शस्त्र क्या है, पशुता की निशानी है। वह अस्त्र शस्त्र क्या है, पशुता की निशानी है। और पशु बनकर कोई आगे कैसे बढ़ सकता है। वह बाहरी आडंबर को दिखावा दे रहा है, बाहरी आडंबर को अपना रहा है। उसे सोचना चाहिए कि बाहरी आडंबर को अपना करके मतलब मार काट करके पशुता के साथ सफलता प्राप्त करने में कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई तो इसमें है कि प्रेम भावना मिल करके मित्र के साथ रहने में, मित्रता के साथ रहने में, प्रेम के साथ रहने में, सत्य का पालन करने में, अहिंसा को पालन करने में, धर्म को पालन करने में उनकी चरितार्थता है। अर्थात उसी में मानव अपने मानव के गुणों को बढ़ा करके आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से करके हम लोग 13 क्वेश्चन को देखे। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं
कि हमसे जुड़े रहें तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको वहाँ से ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी शुरू हो चुका है, आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी मिलेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 10th में हैं तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।